कभी भी किसी विधायक को, किसी एमपी को, किसी मंत्री को कमीशन नहीं देता, सबको पता है। क्यों? वो राम रमी करता है, सेवा करता है, सरकार का नुमाइंदा होता है, आगे बैठा पाता उनकी सेवा पाने के लिए। आरएसएस के लोग, जननायक जनता पार्टी के लोग हमारे बीच में कुछ शरारती तत्व घुसे और उन्होंने पुलिस के साथ वाहियात करने का काम किया। राइट टू रिकॉल की आपने बात की, थोड़ा सा समझाए राइट टू रिकॉल से किस तरह से आपको परेशानी हो रही है और क्या चाह रहे हैं? राइट टू रिकॉल सरकार एक ऐसी प्रणाली लाई है। राइट टू रिकॉल ये है कि अगर गांव में जो इलेक्शन हुआ है उसमें अगर है ना 60 से 70% है, अगर दोबारा कोई लेटर लिख के या मतलब कोई प्रस्ताव करके अगर दोबारा दे देते हैं सरकार को, तो उसको ना बर्खास्त किया जाता है सरपंच को। तो लेकिन एक बात बताता हूँ मैं, जिस दिन भी इलेक्शन होता है, गाँव में हो लो या विधानसभा का हो लो या सरपंच का हो लो, किसी का भी हो लो, तो लोग तो उसी दिन खिलाफ हो जाते हैं। रही बात, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर है 4 कैंडिडेट उतरते हैं, 100 वोट पड़ती हैं, 4 कैंडिडेटों के हिस्से में कितनी वोट आई? 25-25 वोट आई। तो अगर एक वोट किसी के पास में, किसी की एक वोट रहेगी और किसी एक सरपंच को 26 वोट मिल गए, वो बन गया सरपंच। लेकिन सरकार का क्या है कि 70% पहले, इसके 75%, 74% तो उसके पहले ही खिलाफ थे। उसी प्रकार से विधायक की है। अगर विधायक को ये लगता है कि भाई सरपंच के 70% उसके कर लो, वो कहाँ रह जाएगा? उसको उन पे भी लगाओ ना, तभी तो पता चलेगा। तभी तो अगर कोई ये मान के चलो, एक विधानसभा में एक एमएलए बन जाता है, विधायक बन जाता है, वो अपने ऐसे गांव होते हैं, कभी वो जाके भी नहीं देखता उन गाँव में, ना वो दोबारा जाता, अपने चंडीगढ़ बैठा रहता है। और ऐसे होते हैं कि अपनी दूसरी विधानसभा में जाके फार्म भर लेते हैं और वहां से बन जाते हैं, पार्टी की लहर होती है, लेकिन वो एक दिन भी किसी विधानसभा में नहीं जाते। उनके ऊपर भी लगा दो, अपने आप नहीं पता चल जाएगा, लोग अपने आप बदल देंगे उसको। और 70% क्या, ये तो सर क्या होता है लोकतंत्र में, एक वोट भी ऊपर आ जाती है तो उसमें 70%, 1%, 2% का कोई वो नहीं रह जाता। एक वोट से सरपंच बन गया, वो सरपंच नहीं होता क्या? तो रही बात ई टेंडरिंग की, ई टेंडरिंग में जो आप कह रहे हो कि भाई ई टेंडरिंग से आप खुश क्यों नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ई टेंडरिंग है जो, ये क्या होता है कि हम पहले अपनी पंचायत में ग्राम सभा करते हैं, ग्राम सभा में हम अपना ना जो बहुमत लेते हैं। सरकार के 2 नियम होते हैं बहुमत के लिए, या तो पूरे आपके गाँव में अगर है ना 10% पॉपुलेशन का उसमें साइन होने चाहिए। अगर आपके सपोज करो आपके गाँव में 1000 आदमी है तो 10% के साइन यानी कि 100 आदमियों के साइन होने चाहिए उसमें, या फिर उसका ना 33% उसमें वो होना चाहिए। उसके बाद में हमारा प्रस्ताव पास होता है। फिर उसके बाद में हम उसका जब प्रस्ताव डलवाने के बाद में पंचों की सहमति के से हम फिर है ना उसमें प्रस्ताव डाल के जेई से हम एस्टीमेट बनवाते हैं। जेई से एस्टीमेट अप्रूवल होने के बाद में फिर वहां हम काम करवाते हैं, फिर वो जेई उसको पास करता है, फिर उसकी पेमेंट होती है। वही तो काम ई टेंडरिंग में है, वही काम सरपंच करवाते हैं, वही तो जेई हमारा पास करता है, वही एसडीओ हमारा पास करता है, वही एक्शन हमारे कागजों को पास करता है, वही ठेकेदार के। फिर ये ठेकेदार शब्द एक बीच में कहां से आ गया? सरपंच क्या काम तो नहीं को संभालना, यही अफसर है, यही जेई है, यही एसडीओ, यही एक्शन है, यही एससी है, यही चीफ है, अफसर वही है, कोई अफसर चेंज नहीं होता। लेकिन एक ठेकेदार आ जाता है बीच में। क्यों? फर्क एक है, सरपंच कभी भी किसी विधायक को, किसी एमपी को, किसी मंत्री को कमीशन नहीं देता, सबको पता है। क्यों? वो राम रमी करता है, सेवा करता है, सरकार का नुमाइंदा होता है, आगे बैठा पाता उनकी सेवा पाने के लिए। उसे कमीशन लेंगे तो फिर गाँव में घुसेंगे कैसे? लेकिन ठेकेदार से कमीशन ले सकते हैं। इसलिए ई टेंडरिंग का नाम लेके हमारे बीच में एक आदमी और खड़ा कर दिया। सरपंच को बाईपास किया जा रहा है। क्यों? सरपंच तो कुछ देगा नहीं इनको, लेकिन ठेकेदार इनको कमीशन दे। सारी बात है भाई कमीशन की। जो 1100 करोड़ है उसमें 120 करोड़ रुपया जम करना चाहे है। 1100 करोड़ तो एक नाम है, उसके बाद में अगले फिर 1100 करोड़ आ जाए, अगले फिर 1100 करोड़। सरपंच ना दे भाई बाढ़ पाट के भी, और ठेकेदार तो इन्हें कमीशन देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ठीक है आपके पास आ रहा हूँ। एक और बात, बार बार सरकार आरोप लगा रही है कि आप पॉलिटिकली आपको सपोर्ट किया गया है, जो दूसरी पार्टीज है वो आपको बैकअप कर रही है, इसलिए आप सरकार के विरुद्ध खड़े हुए हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है जी, ये तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं। कहने को तो ये कह देते हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया। कौन? अगर इतने बड़े पॉलिटिक्स बाद हम कहां से हुए? गांव से सरपंच बन के आए, हमारी हिस्ट्री चेक करवा लो। कौन है? इक्का दुक्का होता है। लेकिन इक्का दुक्का एक बात बताओ, यहाँ पर कल है ना 25,000 रुपये, 25,000 आदमी यहाँ पर सरपंच कर 25 यानी कि 6,500 सरपंच उनके साथ में पंच आए हुए थे। उनमें से ये मान के चल 5-4 पॉलिटिक्स बाज आ भी गए तो हम क्या करें उसका? हम क्या कर सकते हैं कुछ? एक बात बता, 100 के 100 तो कितने भी ना होंगी। एक माँ अगर है ना 2 लड़के पैदा करती है तो दोनों एक से होते हैं क्या? तो ये तो जनता है भाई, जनता में तो कोई नेता। अब लगातार जिस तरह से सुनने को आ रहा है, आज आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। अगर आम मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ पर आएंगे तो क्या आप उनको अपने मंच पे जो आपने धरना लगा रखा है उनको यहाँ पर बैठने दोगे? हमारे बीच में पॉलिटिकल आदमी नहीं, कोई भी पॉलिटिकल आदमी नहीं आता हमारे बीच में। जो किसान है, किसान नेता है, जो अगर वो आ जाए पॉलिटिकल पार्टी का
व्यक्ति कोई यहाँ पर आपके साथ आ जाए, आपके धरने पर आ जाए, तो क्या आप बैठ नहीं दोगे उन्हें? सवाल आप ये है। मेरे को एक बात बताओ, हम आसमान से एकदम टपके आगे, एकदम जैसे आसमान से गिर गए। अरे हम किसान के बच्चे हैं, सारा हरियाणा में दो ही चीज है, या तो नौकरी है या किसानी है। जिसको नौकरी नहीं मिलती, जो बिजनेस नहीं करता, क्या करता है? 36 बिरादरी एक ही काम करती है, किसान। तो हम सब किसान है पूरा, तो हमारा समर्थन कौन करे? किसान। हम भी तो किसान थे, हम भी तो खड़े दौड़े हैं। ये हम सरपंच बनकर आगे, को अलग से आगे, वे किसान, हम सब किसान के बेटे हैं। तो वो किसान ही हमारा समर्थन करे, और बाहर से कोई हमारे पास नहीं आ रहा। बता कौन आ रहा? बता किसने किया हमारा समर्थन? एक आदमी ले आके दिखा दे मेरे को। ये तो सिर्फ क्या होता है, सरकार को दबाने के लिए कहते हैं, तो पॉलिटिक्स बाज है, फलाना बाज है, दिमकाना बाज। ऐसी कुछ नहीं है जी। हम अपना आंदोलन गांव बचाओ, देहात बचाओ के लिए लड़ रहे हैं, और भाई हमारा अधिकार है, लड़ेंगे। हम नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा? ऐसे तो गांव बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ और लोग हैं। आप भी सरपंच है? कौन सी पंचायत से? मांडो खेड़ी से, जीन से। अच्छा, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं? जिस तरह से बाकी जो सरपंच जिन्होंने अपनी बात रखी, आप भी वही चीजें चाह रहे हैं? क्या नाराजगी है आपकी? नाराजगी तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी से है। जब से जननायक जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, उससे पहले 2 साल का अरसा तो बगैर इलेक्शन के रह गया। ये पूरे हरियाणा प्रदेश को लूट करके खा गए। सारा का सारा बीडीओ और इस पे ग्राम सचिव के माध्यम से इन्होंने काम करने का काम किया। बिल ऐसे निकाले हैं जहाँ कोई काम नहीं किया, और वैसे बिल निकालने का काम किया। ऐसे निकम्मी सरकार पहली बार देखने को मिली। पिछली दफा भी मेरी मिसी सरपंच थी, इस तरीके के हालात उन्होंने पैदा करने का काम किया था। लेकिन उन हालात के साथ हमने आंदोलन किया, जींद में रैली करी, और मुख्यमंत्री के पास जाकर के हम प्रतिनिधिमंडल हमारा मिला था, इसी जगह पर हमने प्रदर्शन करने का काम किया था। लेकिन उस टाइम सरकार ने झुकना पड़ा था। अब ये सरकार तानाशाही बात पे उतरी हुई है। इसी तरीके से इन्होंने किसानों के साथ करने का काम किया था, लेकिन आखिरी में देश के प्राइम मिनिस्टर को मुंह की खानी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी थी। इसी तरीके से बहुत से आंदोलन रहे हैं जो हरियाणा प्रदेश के, इस सरकार को वापसी बैक लेने पड़े। तो कई आंदोलन करने के बावजूद कई कानून ऐसे बैक लिए हैं जिससे सरकार की नाक कटी है। इसी प्रकार से जो ई टेंडरिंग का मुद्दा है, हम जो बारीकी से कह रहे हैं, सरकार गांव के लोगों को, शहर के लोगों को गलत दिशा में ले जाना चाहती है। उनको एक धार्मिक प्रचार करके और सरपंच के बारे में तरह तरह का प्रचार, गलत प्रचार फैला करके वोट हथियाने का काम करती है, लोगों में भ्रम पैदा करने का काम करती है। लेकिन लोग समझ चुके हैं जो ये सरकार जो मामला कर रही है। आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज तक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और आज तक मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप हमारी आवाज उठाएं, हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से हमने आंदोलन करने का काम किया। हम सेक्टर 5 के मेल जो है उस ग्राउंड में इकट्ठे हुए, शांतिपूर्वक ढंग से नारे लगाते हुए आए। यहाँ बैठ गए बैरिकेड के पास में। हमारे सीनियर साथी थे, जो प्रतिनिधि मंडल था, 25 आदमियों की स्टेट की कमेटी थी, वो जाकर के बात करने के लिए गई। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ओएसडी आएगा, भूपेश्वर सिंह जाल जी। वो आया, उसकी भी वेट की हमने। 3-4 बार वो कमेटी इसे, ये जो बीच में बैरिकेड है ना, इससे पार करके वो गए, ऊपर को बुलाए, लेकिन हमारे बीच में हमने ओएसडी बुलाने का काम किया। ओएसडी हमारे बीच में नहीं आया। ओएसडी जब हमारे बीच में आया तब उसने एक बात हमारे को आकर के कही कि आप मुख्यमंत्री आज तो आपसे बात नहीं कर सकता, 2-3 दिन में आपसे बात कर लेगा। लेकिन सभी साथियों ने कहा कि हम यहाँ बैठे हैं, आप लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी बात कराने का काम करें। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शांतिपूर्वक ढंग से ये लोग अपना नारे लगा रहे थे कि रात को हम यहीं बैठेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, जननायक जनता पार्टी के लोग हमारे बीच में कुछ शरारती तत्व घुसे और उन्होंने पुलिस के साथ वाहियात बात करने का काम किया। आप एक वीडियो दिखाएं कि किसी सरपंच ने कोई पुलिस के पास कोई डरा फेंका हो। एक क्लिपिंग लेकर के आए हरियाणा सरकार के लोग, और पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहते हैं, जो वो डले फेंक रहे थे या पुलिस वाले मार रहे थे, उनके बीच में आरएसएस के लोग थे। इसकी एक गंदी सोच है भारतीय जनता पार्टी। गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। अरे गंभीर क्या, सच्चाई बात है। आप बताओ, देश का प्राइम मिनिस्टर है, उसको विकास के मुद्दे पे वोट मांगनी चाहिए या हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहिए? आप बताइए। चलो, अभी 5 साल, अरे बात सुनो पूरी आप। 5 साल सत्ता में भारत देश का प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसने विकास किया है, तो विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहा? हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर जाट नॉन जाट को लड़ाने का काम किया, कहीं सवर्ण और जन को लड़ाने का काम करते हैं। बताइए अब क्या अभी आपकी सरकार के साथ बातचीत चल रही है, किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? अब तब तक यहीं बैठे रहेंगे? कोई बातचीत हुई है पिछले 24 घंटों में?
बातचीत जो लोग सकारात्मक सोच के लोग होते हैं उनके साथ चलती है। ये नकारात्मक सोच के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के लोग नकारात्मक लोग सोच के लोग हैं। इनके साथ क्या बातचीत चलेगी? हम शांतिपूर्वक ढंग से धरना दे रहे हैं।